अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज वीक का सेकंड डे है और हम देख रहे हैं एक ऑप्टिमिज्म अगेन मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी प्रिवेल है। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव एक अच्छी कोशिशें दिखाई दे रही हैं, जिसके साथ साथ हम कहेंगे कि कल के दिन अगर यही मोमेंटम मार्केट ने फर्दर कंटिन्यू किया तो मार्केट में 46,000 का लेवल भी आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अब एक स्लोली मोमेंटम है, स्लोली ग्रेजुअली मार्केट मूव कर रही है, लेकिन समहाउ हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी है। और साथ साथ बात की जाए न्यूज़ के हवाले से तो गुड न्यूज़ है, और ख़ासकर आज के दिन जो मार्केट के लिए हवाले से न्यूज़ है उसको बताना ज़रूरी है। आज मार्केट को जो है वो एक अवार्ड दिया गया है, इसको बेस्ट इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज का अवार्ड दिया गया है 2023 का बाय ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड्स। तो ये एक मार्केट के लिए बड़ी खुशाइन बात है, एक अच्छी चेंज है कि इट्स अ थर्ड कंसेक्यूटिव अवार्ड जो कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मिला है। तो ये बड़ा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी स्टॉक मार्केट एंड द टीम। सो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे इसको भी, और साथ साथ अगर न्यूज़ के हवाले से बात करें तो रुपी वैल्यूएशन डे बाय डे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रांग इन अ सेंस कि जो एक वीकन सिचुएशन थी या फिर एक पूरे रीजन के अंदर जो एक हमारी रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक हर्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, वो डेली बेसिस पे अब ज़रा स्टॉप हो गई है। डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, जो वैनिश हो रहा था मार्केट से या फिर जो इसके ऊपर थोड़ी सी मैनिपुलेशन चल रही थी उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइनली अब वो बग्स फिक्स किए जा रहे हैं जो काफ़ी अरसे से दिखाई दे रहे थे। तो आज हम जिस पे भी डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। इसको अनरैप करेंगे प्रॉपर्ली कि आज मार्केट के लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम्स कितने हैं, मार्केट के आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंडिंग्स हैं, और अब जो ट्रिगर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, खासकर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, उसमें कैसे सस्टेनेबिलिटी लाई जाए, उसे कैसे बूस्टअप किया जाए, और साथ साथ उसकी जो एक अवेयरनेस है वो कैसे जनरेट की जाए। और हम बात करेंगे आज करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से कि करेंसी पाकिस्तान की कैसी दिखाई दे रही है, और जो भी ये जो आयरन हैंड डिसीजन लिए गए हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट थे और अब आने वाले दिनों तक कितना कंटिन्यू रहना चाहिए। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रज़ा हुसैन साहब, आप हैं डायरेक्टर ऑपरेशन हुसैन एंड कंपनी के, और बिजनेसमैन भी हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ मर्चेंट साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और सीनियर एक एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं अफरोज़ साहब से पूछना चाहूँगी। अफरोज़ साहब, सबसे पहले ये देखिए, ये बताइए कि जो दिख रहा है मार्केट में एक फ्लक्चुएटेड मूवमेंट्स, मिक्स ट्रेंड, अनदर पॉजिटिविटी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो नंबर्स हैं यानी कि वॉल्यूम्स वाइज बात करें वो श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ ये स्लगिश मूवमेंट के साथ मार्केट पॉजिटिव जा रही है, लेकिन वो एक मिस कर रहे हैं हम वो मार्केट का रिदम जो पहले हुआ करता था। इसको डिफाइन कीजिए प्लीज़। देखिए, इसमें मैं ये समझूंगा कि एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको इतनी अच्छी प्राइसेस मिल रही है। जो मार्केट को मेजर किया जाता है फ्रॉम प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स, तो हमारी मार्केट हिस्टोरिकली 8 और 10 की पी पे रही है। अगर 100 रुपया किसी के स्टॉक की प्राइस है तो वो 10 रुपया कमा के देता है। इट मीन्स कि वो 10 की पी पे। आज जो है वो 10 रुपया कमा के दे रहा है और उसकी प्राइस जो है 30 है। 30 रुपये का स्टॉक, जो 100 रुपये का स्टॉक आज 30 रुपये में मिल रहा है। अर्निंग्स तो बढ़ते जा रही है हर साल। जो है जो कंपनियां हैं, अर्निंग्स जो अच्छी कंपनियां हैं उनके अर्निंग्स बढ़ते जा रही है। और प्राइसेस तो ये वॉल्यूम्स जब नीचे होते हैं तो वो प्राइस डिस्कवरी नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम हमेशा कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल कि भाई आप 80% पोर्टफोलियो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। इससे सस्ती 3 की पी एन हिस्टोरिकली 8 या 9 एवरेज कर लें, 8 to 10 तो 9 की पी। तो अगर 3 की पी पे 45,000 इंडेक्स है तो 9 की पी पे तो उससे 3 गुना होगा। तकरीबन 1.5 लाख का इंडेक्स फंडामेंटली होना चाहिए। अब होता क्या है कि देखिए, हर मरतबा ये प्री इलेक्शन रैली शुरू होती है। नाउ प्री इलेक्शन रैली, वी नो इलेक्शंस विल बी हेल्ड, बट इलेक्शंस की जब डेट अनाउंस होगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग शायद कपल ऑफ मंथ्स या जब वो डेलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा सम टाइम इन नवंबर। दिसंबर था, उसको नवंबर पहले आए। आप देखिएगा जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है यू विल सी, एंड क्योंकि
more than 80% ऑफ द टाइम इलेक्शन प्री इलेक्शन रैली, इलेक्शन की जब डेट अनाउंस होती है तो एक मार्केट में रैली शुरू होती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर द इन्वेस्टर्स कि आप इसको इस वक्त जो है, इट्स नॉट ओनली स्टॉक्स, आई वुड से फॉर प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि प्रॉपर्टी भी इतनी नीचे है ड्यू टू हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन है अपनी जगह पे, डॉलर रिजर्व्स और वो सारी चीज़ें, बट बहुत बेहतरी हुई कि डॉलर को बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मैं आपको याद होगा, मैं पहले भी आपको ये प्रोग्राम में कहा था, आई हैड वेरी हाई होप्स ऑन आवर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर, द ओनली इकोनॉमिस्ट एंड ओनली पाकिस्तानी आउट ऑफ 250 मिलियन पाकिस्तानीज इन 76 ईयर्स जो अंडर सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट हुई थी। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जो एक्सचेंज कंपनीज, देखिए ये आर्टिफिशियली हो गया था, इतनी तो हमारी 340 पे तो 35 पे तो डॉलर नहीं चला जाना चाहिए, 335 पूरे तक चला रीजन गया। के अंदर सबसे एक्सपेंसिव होना, खासकर जी। जब मुझे याद है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि अफरोज साहब ये इतना ज्यादा गोल्ड हायर साइड पे क्यों जा रहा है, तो आपने जी। कहा था कि बिकॉज आवर वैल्यूएशन। जी। सो अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी सस्ता हो रहा है जी। और रुपये की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। देखिए इसमें बहुत अच्छे दो स्टेप्स लिए जो एक्सचेंज कंपनीज है, उसमें एक तो जो बहुत ही स्मॉल एक्सचेंज कंपनीज थी उनको 3 महीने के अंदर कहा कि आप 200 मिलियन से 500 मिलियन का पेड अप कैपिटल रेज करें, अगर रेज नहीं कर सकते हैं तो मर्ज हो जाए। और बैंक्स को भी अलाउ किया है फुल फ्लैश एक्सचेंज कंपनी जैसे वो बाकी ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारी बैंक्स आप देखें उन्होंने Announcement करना start कर उन्होंने दिया, अनाउंस right? किया है बिल्कुल। कि अब एक्सचेंज कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 1 बिलियन रुपये। तो मैं समझता हूँ बहुत ही यानी पहली मरतबा इस किस्म के एक्शंस लिए स्टेट बैंक, अल्टीमेटली तो स्टेट बैंक को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रेगुलेशंस लिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इंडिपेंडेंस ज़रूर है, लेकिन इन्फ्लुएंस एक हमारे छोटी इकोनॉमी में फाइनेंस मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है स्टेट बैंक के अफेयर्स में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अनफोल्ड कर दिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं, लेकिन मैं रज़ा साहब का इंट्रोडक्टरी कमेंट लेना चाहूँगी। रज़ा साहब ये बताइए मुझे कि इकॉनमी के फंडामेंटल्स को देखते हुए बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक वक्त था हमारे पास लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब इसकी जो तादाद है उसमें भी काफ़ी कमी आ रही है, और अब इसकी जो एक सस्टेनेबिलिटी यानी कि ये एक जो जर्क डेली ले रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि अब डेली बेसिस पे कोई ना कोई जर्क आ रहा है और वो बंद होती जा रही हैं। तो इसके बारे में बताइए कि अब आने वाले दिनों में इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, और क्या मेजर्स जो कि अभी थोड़े बहुत लिए जा रहे हैं बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए, तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? देखिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है और लोग इसको डिस्कस नहीं करते। हम हमेशा पॉलिटिक्स और उसकी इकॉनमी की बात कर रहे होते हैं। ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं या मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, ये हमेशा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ में। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी भी पॉलिसीज़ लाई गई हैं और या आती हैं वो कभी भी एसएमईज़ को इतनी फेवरेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप एसएमईज़ की ग्रोथ की बात करें तो पोटेंशियल हमेशा से ज़्यादा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू आया हुआ है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, वो ऑपरेशनल कॉस्ट है। जो आपकी रुपी डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। उस ऑपरेशनल कॉस्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त जो हर मीडिया पे इस वक्त बात चल रही है कि जी एनर्जी प्राइस, आपका टैरिफ, बिजली, ये एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। बिलखुसूस उन प्रोडक्ट के लिए जो बन के प्रोडक्ट मैच्योर हो गई हैं और आपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनकी एक प्राइस टैग लग गया। आपको 2 महीने बाद पता चलता है जी आपके ऊपर तो पीएचएल सरचार्ज लगना था, आपके ऊपर तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट आना था, तो 2 रुपये तो वो कॉस्ट वो बढ़ गई है। इस वक्त जो लोकल यूनिट आपको इंडस्ट्री में मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में या हर जगह जो सब जगह आ रहा है इंडस्ट्री में, वो तकरीबन अराउंड 58 रुपीज़ के करीब आ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो कि एक्सेप्शनली हाई है पूरी रीजन में। और अगर ये डिस्पैरिटी भी क्रिएट कर रहा है अमंग द बिज़नेस। अगर आप देखें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कैप्टिव पावर हैं, उनको एक इस वक्त बिजली का जो यूनिट पड़ता है वो 15-16 रुपये पड़ता है। अगेंस्ट एक स्मॉल बिजनेस, एक मीडियम इंडस्ट्री को वही टैरिफ जो है आप 58 रुपीज़ का दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। लेट्स से अगर पेपर बनाने वाली कंपनी है,
उसको आप यूनिट, एक छोटी यूनिट है उसका, तो उसको आप 58 रुपीज़ यूनिट, 56 रुपीज़ यूनिट दे रहे हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो पे करता है वो। और अगर एक बड़े साइज़ की कंपनी वही पेपर बना रही है तो आप उसको जो है ना कैप्टिव उसने लगाया हुआ है और आप उसको इंडिजीनियस गैस दे रहे हैं, और वो जो जाके 17 रुपये में, 16 रुपये में जो है बिजली बना रहा है। सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसको थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए। हमें एक इम्बैलेंस हुआ हुआ है इस वक्त प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस में, फॉर द लोकल इंडस्ट्री, फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री कंपेयर टू द कैप्टिव। यानी कि इसको और आसान अगर ले लिया जाए तो ये समझ लीजिए, जो ग्रिड से बिजली लेते हैं, जो डिस्कोस से लेते हैं, जो यूटिलिटी कंपनी से लेते हैं उस बिजली में, और जो आप खुद पैदा करते हैं गैस से, तो इन दोनों को कोई बैलेंस सिचुएशन पे लेके आना चाहिए कि जो ताकि कंपैरेटिवनेस रहे दोनों। देखें, आप अगर आपके एसएमई ग्रोथ नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो है ही आपके पास एसएमई के अंदर ही, अक्रॉस द पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड एसएमई लेके चलती है। एक एसएमई के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है? एक एसएमई के अंदर कितने लोग काम करते हैं? एसएमई तो एक बहुत छोटी है, 10 वर्कर से भी स्टार्ट होके और वो फिर 100 तक भी चली जाती है। मीडियम एंटरप्राइजेज में आ जाएंगे तो वो 500 तक भी, 700 तक भी चली जाती है। लेकिन आज जो एसएमई है उसने ग्रो करेगी तो वो कल बढ़ती चली जाएगी, कल मीडियम पे चली जाएगी। तो आपको देखिए, इसमें हमें एक इम्बैलेंस लग रहा है इस वक्त, जो मैं समझता हूँ कि इसको देखना चाहिए। हमें कुछ प्राइस कैप्टिव की बढ़ा देनी चाहिए, उनको आरएलएनजी दे देनी चाहिए। जो नेचुरल गैस से जनरेशन है अगर आप करेंगे तो आपका जो बेसिक टैरिफ है वो कम हो जाएगा। बेसिक टैरिफ कम होता है तो आपको 5, 8, 10 रुपये पर यूनिट जो है ना एक अच्छी सब्सटेंशियल सेविंग हो सकती है। और ये एक बहुत वाइटल फैक्टर है। आप देखें, इस वक्त जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं लेके आती, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो कॉमन लोग तक आ रहा है, वो एम्प्लॉयज़ पे आ रहा है, वो लेबर पे आ रहा है, वो हर तबके पे आ रहा है, आपके घर आ रहा है, हमारे घर आ रहा है। अल्टीमेटली इस वक्त आप देखें हर मीडिया पे एक ही बात चल रही है, जी बिजली के बिल ज़्यादा है। लेकिन बिजली के बिल ज़्यादा होने की वजह पे कोई बात नहीं कर रहा। कैपेसिटी पेमेंट एक बिल्कुल मुआहदे हैं और आपने पे करनी है। अब वो कैपेसिटी पेमेंट से IMF की भी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने उनको भी लेके चलना है। उन्होंने वो सब्सिडाइज रेट ख़त्म कर दिए। देखिए, लूम्स, बहुत सारी लूम्स बंद हो गई। लूम्स जो वीविंग चल रही थी आपकी, वो एक सब्सिडाइज रेट पे आप 20 रुपये का यूनिट विदाउट टैक्स दे रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन जाहिर सी बात है IMF के प्रेशर के ऊपर वो बंद करना पड़ी। वो 220% बढ़ गया यूनिट, 44 रुपये पे चला गया। बिजनेस तो अल्टीमेटली सरवाइव कर ही नहीं सकता। इट्स अ हाई टाइम कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के बारे में सोचा जाए, और खासकर बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोलर एनर्जी को भी यूटिलाइज कर रही हैं। आप नहीं समझते कि एसएमईज ही हैं जब, तो फिर उनको भी चाहिए कि सोलर पैनल्स या सोलर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले जाएं? देखिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए और लोग बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही है, बहुत सारे शोज़ में बात भी हो रही है इसके ऊपर। देखिए, आपने IPP से जो मुआहदे किए हुए हैं ना, उसमें आपने उनको 2 पेमेंटें करनी है। एक तो आपने उनसे तय किया हुआ है कि अगर उन्होंने 400 मेगावाट का प्लांट लगाया है तो आपने कैपेसिटी चार्जेस 400 मेगावाट के ही देने हैं, बजाय बहरहाल अगर वो इस वक्त 200 मेगावाट यूनिट भी बना रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं, 50% पे भी चल रहे हैं, तो आप जनरेशन की कॉस्ट तो 50 की देंगे, यानी कि 200 यूनिट हम काफी डिबेट कर चुके हैं प्रोग्राम्स में। और इसका एक सोल्यूशन ये है कि जब आप विंटर सीजन में आपको कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है तो उस वक्त आप इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें और थोड़ा सा टैरिफ में थोड़ा उनका फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट से ज़्यादा आपकी वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देंगे, तो बड़ा एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। ये हम काफ़ी डिबेट कर चुके हैं। असल में इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट आपने सिर्फ सर्दियों में नहीं देनी, कैपेसिटी पेमेंट आपने गर्मियों में भी देनी है। एग्जैक्टली, बट सर्दियों में आपकी डिमांड कम हो जाती है ना। डिमांड कम हो जाती है, इसलिए भी कम हो जाती है कि जो कैप्टिव वाले हैं वो तो नेचुरल गैस से जनरेशन कर रहे हैं, वो गर्मियों में भी करेंगे, सर्दियों में भी करेंगे। अगर हम उनको यूटिलिटी पर डाल देंगे तो एक्यूमुलेटेड आपका जो टैरिफ है वो नीचे आएगा। और सर्दियों में फिर गैस आपकी रेजिडेंशियल होती ही नहीं है, आपको पता है कि बिल्कुल ना के तो बराबर इंडस्ट्री में भी मिलना मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में। उसको मैनेज किया जा सकता है थ्रू दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। चले, मैं अफरोज साहब से पूछना चाहूंगी। अफरोज साहब, आपने 2-3 क्वेश्चंस रेज किए जिसके अंदर आपने बताया कि मार्केट की PE बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव है और इससे बड़े अच्छे फ़ायदे लिए जा सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े अच्छे और भी ट्रिगर्स जनरेट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो कि एक इम्कान है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एमडी आईएमएफ से मिलेंगे, हो सकता है, आप क्या समझते हैं जो बड़ी एक सिचुएशन है या फिर जो एक यहाँ का सिनेरियो है वो बयान करना इजी रहेगा, उससे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू पे? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये फैसला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ही बी वन ऑफ द स्पीकर्स एट द जनरल असेंबली। और ये अगर आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग होती है एंड यू नो आई हैव सीन कि कंडीशनैलिटी ये है कि भाई आपका इंटरबैंक रेट और कर्ब रेट में 1.25% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो अल्लाह का शुक्र है आ गया। नो ओवरसीज पाकिस्तानीज यू नो अब उनके लिए वो एडवांटेज नहीं रहा। प्लस ये इंसेंटिव्स जो अनाउंस किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने 80 बिलियन रुपीस का इसमें यू नो उनको बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर वो ऑफिशियल चैनल से कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट होगा यू नो व्हाटएवर पर डॉलर और जो भी उन्होंने रखा है। तो आई एम क्वाइट प्रीटी श्योर कि देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 160 मिलियन डॉलर्स था अगस्त में। मैं समझता हूँ ये सितंबर में ये पॉजिटिव हो जाएगा इंशाल्लाह। और तो ये इसकी वजह से अच्छा आप दूसरा आपने कहा ये इस्लामिक अवार्ड, देखिए वी आर 76 ईयर ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी। पाकिस्तान की हिस्ट्री और स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 महीना और 4 दिन का फर्क है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 18 सितंबर 1947 वाज द फर्स्ट डे एट कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारी बहुत ही वेल स्टैब्लिश स्टॉक एक्सचेंज है। द ओनली रीज़न जो कुछ ऐसे हालात हो गए हर मुल्क के साथ होते हैं और इवेंचुअली आई थिंक वी विल रिकवर फ्रॉम दिस। और इस्लामिक में हम तो आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज के अलावा आप देखें बैंकिंग इंडस्ट्री में भी तो स्टेट बैंक ने कहा 5 इयर्स के अंदर ऑल बैंक्स हैव टू बिकम इस्लामिक बैंक्स। और कितने बैंक्स कन्वर्ट हो रहे इस्लामिक में और हर बैंक में कन्वेंशनल बैंक में भी आपको इस्लामिक ब्रांचेस मिलेंगी। तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज दे आर वर्किंग ऑन इस्लामिक जो प्रोडक्ट्स है जो यू नो इस्लामिक फंड्स और इस्लामिक इंडेक्स वो सारी चीज़ें कई सालों से कर रहे हैं। तो आई थिंक इंटरनेशनल रिकग्निशन इनको इट्स अ हेड टू एक 3 दफ़ा मिलना। आई थिंक पूरे जो इसमें स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, इन सब का ये क्रेडिट जाता है कि ये हमें मुसलसल तीसरी दफ़ा ये क्रेडिट मिला। इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जो फारूक खान है, उनकी टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल लोग हैं सारे। तो आई थिंक दिस वुड बी यू नो एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर आवर मार्केट। राइट मैं रज़ा से पूछना चाहूँगी, रज़ा आप क्या समझते हैं कि अब जो बिजनेसेस हो रहे हैं यू नो एक पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर न्यू बिजनेसेस जनरेट करना या नई फैक्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं अगर थोड़ा सा हम छोटे बिजनेस से आगाज़ करें, कॉटेज इंडस्ट्री से आगाज़ करें और फिर बिजनेसेस लगें, तो क्या ये मुमकिन है अभी इन हालात को सपोर्ट करने के लिए इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स? देखिए हमेशा ये आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन रहेगी किसी भी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कि आपके पास न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और न्यू एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उसी तरह जनरेट हो सकती है जब आपका बिज़नेस फ्लरिश करेगा। आप चाहे मीडियम हो चाहे स्मॉल इंटरप्राइजेज हों, मैं ये चाहूँगा कि हमें डेडिकेटेड फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ जो है ना वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए लेके आनी चाहिए, जिसमें बैंक बाउंड हो, उनके बैंक के टारगेट्स होने चाहिए कि जी ये आपने एसएमई को फाइनेंस करना है। देखिए एसएमई तो कभी भी बैंकिंग फाइनेंसिंग के चैनल में आ ही नहीं सका, उसके पास कोलेट्रल के इशू होते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी के इशू होते हैं। तो हाउ वुड दे ग्रो इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल बिजनेस लेट्स से हैविंग 50 एम्प्लॉयज़, हाउ इट विल बी ग्रोइंग कंडीशन फॉर हिम। अगर आप उसको फाइनेंस भी ना करें, आप बिजली भी उसकी महंगी रखें, पानी उसको आप दें ना, तो थोड़ा सा हमें एक ऐसी कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, चाहे वो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू लेके आएँ और चाहे हम कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू भी उसको इम्प्लीमेंट करें, कि कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि आपकी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को फ्लरिश करने में मदद दें। वो फ्लरिश करेंगे, आपकी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी।
आप समझते हैं पॉलिसीज़ होनी चाहिए? पॉलिसीज़ तो बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। कहते ऑफ हैं कि कोर्स। इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई, तो क्या आप एसएमईज़ के लिए किस टाइप की पॉलिसी समझते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे बिजनेसेस को अच्छा सेटल कर दे? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, छोटे लोगों को अगर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते जो एक बड़ी कंपनी के पास होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो बिजनेस टैक्स नेट में आ भी गए, तो इस वक्त तो एफबीआर का एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, आपके पास मतलब नोटिस ख़त्म ही नहीं होते। अगर सेल टैक्स का नोटिस आ गया तो आपके पास इनकम टैक्स का आ जाएगा, इनकम टैक्स का आ गया तो उसके वन बाद विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, वन आपको विंडो, एक एनओसी मिल जाए और फिर उसके और बाद उसके बाद एक दफ़ा आपका ऑडिट हो गया तो एटलीस्ट आपको ये लिवरेज तो होना चाहिए कि भाई साल 2 साल का अब आपका दूसरा ऑडिट नहीं आएगा, आपकी टर्न नहीं आएगी। ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए रखा है, लेकिन सेल टैक्स में हो जाता है, विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स का हो जाता है, ऑडिट मॉनिटरिंग का हो जाता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का हिस्सा बन जाती हैं और आपको वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आप बिजनेस पे ध्यान कम देते हैं, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा रखते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक स्मॉल बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है ना, मीडियम एंटरप्राइजेज में भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा वो बंदा? अल्टीमेटली खुद इन्वॉल्व होता है, फिर वही बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस से कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है उसकी। तो हम लोगों को चाहिए जो एसएमईज़ हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। कोई पॉलिसीज़ इस तरह आनी चाहिए कि अगर आपका सेल टैक्स का ऑडिट हो गया तो अब आपका 1 साल की नहीं होगा, इनकम टैक्स होगा उसके अगले साल। इस तरह का कुछ सिलसिला चलना चाहिए जिससे एक बेहतरी की तवक्को है। बेहतरी की तवक्कुआत हैं। अच्छा, एसएमईज़ के लिए एक और भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमारे पास किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें जाना है। सपोज़ अगर हम अपनी डिमांड या अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिमांड है जिसको रूल आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं या ट्रेडिंग के थ्रू उन्हें सप्लाई करते हैं। आप समझते हैं थोड़ा सा ये भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, देखिए रेगुलेट होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। आपके पास आईटी इंडस्ट्री मौजूद है पाकिस्तान में। अगर आप हमसाया ममालिक में आईटी का बिज़नेस देखेंगे और उनका जो एक्सपोर्ट और उसकी जो जनरेशन देखेंगे उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट उसके मुकाबले में नहीं है। बहुत रूम है, ई कॉमर्स का बहुत रूम है, हम लोग उस पर भी नहीं तवज्जो देते। कुछ इसमें वो बार बार कह रहा हूँ ना, बैंकिंग सेक्टर ने सोलर को जब प्रमोट करना था तो फिक्स 6% के ऊपर फाइनेंसिंग की एक स्कीम लेके आ गए, बहुत सारे लोगों ने लगाया। इसी तरह आपको नए बिजनेसेस के लिए भी कुछ फिक्स स्कीम लेके आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को आप ना प्रमोट दें करना सब्सिडी, चाहिए। लेकिन कोई स्कीम ऐसी दें जो ल्यूक्रेटिव आप हो। मैन्युफैक्चरिंग को दें, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा कामयाब रहती है, हमेशा बढ़ती है। आपने सोलर पैनल पे कर दिया ड्यूटी, ये वो सारी चीज़ें, कभी ये नहीं ये कहा कि जी हमारी नीड सोलर ऑफ द पैनल का आवर भी है प्लांट ना। लगाएंगे, सोलर पैनल की मशीनरी लेके आएंगे 0% पे, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट उस पर 10% कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो आज आपका इम्पोर्ट का हजूम है, आप खुद सोलर पैनल बना रहे होते। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अफरोज साहब की राय चाहूँगी इसके ऊपर। अफरोज साहब, एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम हमारे पास इश्यूज़ हैं, कोई बात नहीं, हम इनसे भी निपट लेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी छोटे बिजनेसेस के लिए दिखानी पड़ेगी ताकि जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो। क्योंकि आप इन चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर थोड़ा सा अगर बिजनेसेस के लिए भी पॉलिसी रेट को इतना ज़्यादा स्टिफ कर देंगे तो फिर वो कहाँ से बिजनेसेस चलेंगे? देखिए, एक बहुत ही खुशाइन बात हुई है जो अभी पॉलिसी रेट को मेंटेन किया। हालांकि मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि पॉलिसी रेट बढ़ेगा 1%, 2%, ज़्यादातर लोगों ने 2% तक कहा था। तो ये मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है। दी ओनली इशू इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारा कम हुआ है, मई में 38% था और अगस्त में 27% था। सितंबर में भी रहेगा क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ा है, गैस का भी अब बढ़ना है, बाकी है। तो वी माइट परहैप्स 30 के आसपास रहेगा 1-2 महीने। फिर वो इन्फ्लेशन एक जो उसका एक बेस ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इन अ फ्यू मंथ्स टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी हमारा पॉलिसी रेट कम होना होपफुली शुरू पॉलिसी हो रेट के जाएगा। हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है अहमद चनॉय साहब ने। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अहमद चनॉय साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने विन किया है इस्लामिक अवार्ड। क्या समझते हैं आप, ये 3rd कंसेक्यूटिव अवार्ड है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और खुशाइन बात है? डेफिनेटली देखिए, मार्केट कॉन्फिडेंस के लिए और जो इस वक्त ट्रेडिंग वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि स्टॉक एक्सचेंज की एक साख को जो है वो बहाल किया जाता। और ये मेरा ख्याल एक टाइमली अवार्ड है जिसपे न सिर्फ मार्केट का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, इंटरनेशनली जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। हमारे लोकल इन्वेस्टर्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के अच्छे इम्पैक्ट जो हैं
वो अब लोगों को फाइनेंसिंग रेज करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की तरफ जो है वो जाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 23-24% पे चल रहा हो और काइबर को ऐड कर लें तो 25-26% अगर चला जाए। मैं इस हर सूरत में समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है कि लोग अपनी इन्वेस्टिंग करें, अपनी लिस्टिंग करें और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा यहाँ से उठाएं। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो सिलसिला मैं समझता हूँ हो जाएगा। और जहाँ इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा हुआ हो वहाँ फिर जहाँ ट्रेडिंग हमें होती हुई नज़र कम आती है वहाँ इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं ये लिस्टिंग हो जाए वहाँ पर, और लोग आगे फ्यूचर के लिए जो है वो अपना देखें कि फ्यूचर में कंपनी जो है वो अच्छी बन जाएगी, आगे जाके इंटरेस्ट रेट बहरहाल कमी होने हैं जहाँ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अभी जो मौजूदा पॉलिसी रेट आया है वो भी मैं समझता हूँ कि इस तरफ एक कड़ी है कि आगे इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, बल्कि हम इंशाल्लाह डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे। वाओ, दिस इज़ अगेन एक अच्छी न्यूज़ होगी जो कि बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे एमएच राय साहब कि अब आने वाले दिनों में जो मार्केट के नंबर्स हैं उनको हमेशा से हम देखते हैं कि जब कोई रेटिंग एजेंसी अपनी रेटिंग अनाउंस करती थी और वो थोड़ी सी डाउनग्रेड होती थी तो मार्केट एक शैटर हो जाती थी। आज भी मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से? क्या ट्रिगर्स आने वाले हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो नई आने वाली हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा इस बात पे वो जोर दिया है कि जिस मार्केट के अंदर डिविडेंड पे आउट जो है वो बतदरीज कम होता जा रहा हो, जहाँ कैपिटल लिक्विडिटी जो है वो भी बतदरीज माइनस होती जा रही है, वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की तरफ हमेशा कम होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो पॉजिटिव चीज़ें अगर हो जाएं, कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाए और लोगों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाए डिविडेंड पे आउट की सूरत में, तो कोई वजह नहीं कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। ये दो ऐसे मेजर्स हैं कि जिनसे हम न सिर्फ स्टॉक मार्केट को बेहतर कर सकते हैं बल्कि लोगों को इस इन्वेस्टमेंट की तरफ ला सकते हैं कि इस वक्त जो पीई रेशो है वो बड़ा कम है, लोगों के पास बहुत बड़ा स्कोप है। दुनिया भर में जो है वो 11-12 पी पे ट्रेड होता है, हमारे यहाँ 2-3 या मैक्सिमम 4 की पी पे आजकल ट्रेड हो रहा है। तो एक बड़ा गैप है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो कंपनीज की अर्निंग्स पिछले सालों में आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं और आगे भी मैं समझता हूँ कि अर्निंग्स जो हैं वो बुरी नहीं आएंगी इस इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी। तो मार्केट में डेप्थ मौजूद है, लोगों का एक सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बहाल होने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि आगे जाके जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन आ सकती है। राइट, चलें, वेल क्विक आपका एनालिसिस था। थैंक यू सो मच। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहूँगी। अफरोज साहब, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे पॉलिसी रेट के हवाले से, तो क्या दिखाई दे रहा है, कितना कम होता हुआ आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं दुनिया भर में एंड इंक्लूडिंग आईएमएफ, और वो कहते हैं रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। व्हाट इज़ रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट? कि अगर इन्फ्लेशन आपका 27% है तो आपका पॉलिसी रेट 27% से ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोग सेव करें। सेविंग की हैबिट उस वक्त आएगी कि भाई कम से कम उसको साल का 1% तो मिल रहा है इन रियल टर्म्स, कि भाई उसको रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। उसको इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं विद पॉलिसी रेट। तो पॉलिसी रेट हमारा 22%, इन्फ्लेशन 27 है, तो 5% रियल हमारा वेल्थ जो है लोगों की कम होते जा रही है। तो थोड़ा मैं समझता हूँ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जनवरी दिसंबर तक थोड़ी टफ सिचुएशन मुझे नज़र आती है और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। 2-3 महीना इलेक्शन लेट होते तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये जनवरी ऑनवर्ड्स मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि 8% इन्फ्लेशन कम हुआ है 38% से, सॉरी 11%, 38% मई में और 27% अगस्त में 11% कम हुआ है। तो ये कम होने में भी फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग स्टार्टिंग जनवरी हमारे पॉलिसी रेट 20% से नीचे आ जाएगा। चलें, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें सामने आएँ और बिजनेसेस के लिए अच्छा हो। मैं रज़ा आपसे पूछना चाहूँगी, SIFC एक काउंसिल बनाई गई जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। FDI को अट्रैक्ट करना है। FDI हमारे लिए भी नीड ऑफ द आवर है और साथ साथ हमारे जो एक चैलेंजेस हैं इनको कर्टेल करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है, क्योंकि आपके पास
अच्छी इन्वेस्टमेंट जब आ जाएगी तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली एक बिजनेसेस या फिर एक सनती पहिया चलने लगेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसके जो एक अम्ब्रेला है इसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कितना ज़्यादा फ्लरिश होंगी? क्योंकि आप जब इनके सेक्टर्स देखते हैं तो देयर इज़ एग्रीकल्चर, देयर इज़ लाइव स्टॉक, देयर इज़ माइनिंग एंड मिनरल, और भी और सेक्टर हैं। बिल्कुल, ये सेक्टर हमेशा से रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अगर आप कराची की बात करते हैं तो इनमें से बहुत सारे सेक्टर्स जो है ना वो एप्लीकेबल ही नहीं है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आपकी जो है ना IT वो है। आईटी है, वो हाँ। आपको उसमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को लेके आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप आपको बढ़ाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी ग्रो करने लगे ना तो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी फ्यूचर में आ सकता है। हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। अब मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों को हमने बैक ऑफ दी साइड रखा हुआ है। हम मिनरल्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे करते हैं, इसी तरह हमने और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, मार्बल्स रखे हैं, सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन कभी हमने ये फोकस नहीं किया कि जी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करें, आप फला चीज़ बनाएं, उसके ऊपर ये इंसेंटिव है, आप स्विच बोर्ड्स हैं वो एक्सपोर्ट करें। बहुत सारे ममालिक में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। आपकी इंडस्ट्री देखिए, एसएमई तो चाहे एक्सपोर्ट तो आप जितना ज़्यादा कर सकें चीज़ों को उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को मिला के इंपोर्ट को हम बहुत मुश्किल से पुश दे पाते हैं, अदरवाइज वो भी एक डिफिसिट आता है। आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनटैप्ड हैं या अनटच हैं? देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड अनटैप्ड है। आपके पास कोई ऐसा इस वक्त अगर आप एक्सपोर्ट्स में चले जाएंगे तो कोई खातिर ख्वाह सिंगल डिजिट में भी नंबर नहीं आएगा आपके पास एक्सपोर्ट्स का। इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में आपके पास जो सबसे वजह? ज़्यादा, आपने कभी फोकस ही नहीं किया। अभी आपने जो भी नाम गिने हैं इनमें भी नहीं है इंजीनियरिंग। एक कॉमन बात बता रहा हूँ, हम कभी फोकस ही नहीं करते इंजीनियरिंग सेक्टर को, हमने निगलेक्ट किया है। ई कॉमर्स को निगलेक्ट किया है। देखिए, ई ये कॉमर्स तो एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है। परफॉर्मिंग सेक्टर है, बट स्टिल अ चांस है ना आपके पास इसको ग्रूम करने का। कैसे ग्रूम होगा? आपको कोई ना कोई ऐसी उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, कोई अच्छी ऐसी स्कीम लेके आनी पड़ेगी, कोई फाइनेंसिंग मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी अच्छा, आईटी जिसको। इज परफॉर्मिंग वेल। हम देख रहे हैं कि राइस से भी ज़्यादा ऊपर इसका अब नंबर आ गया है एक्सपोर्ट के अंदर। तो आप नहीं समझते कि अब आईटी तो इट्स परफॉर्मिंग वेल? अब देखिए, जो ई नंबर कॉमर्स भी इसी से रिलेट करती है ना? जो नंबर आए हैं वो अच्छे खुश आइंद हैं, लेकिन बहुत कम है। इसको और फ्लरिश किया जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। आप जितनी अच्छे मेजर्स लेंगे तो ये नंबर डबल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। आपके लिए बहुत बेहतर है, मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, क्रिटिक्स करना आसान होता है, मैं रज़ा से अग्री नहीं करूंगी। वो इसलिए कि हम मेजर्स ले रहे हैं, जब भी तो वो आज नंबर 2 से नंबर 1 पे आया है और आगे जाएगा। तो ये कोई एक मैजिक वॉन्ड तो है नहीं आपके पास कि आपने घुमाई और तमाम चीज़ें सेट हो गई। टेक्स टाइम, और ख़ासकर हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं अफरोज़ साहब आपसे पूछूंगी, आप क्या समझते हैं? एक वक्त था कि रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाता था, सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाता था कि ये लेबर है, ये चली जाए और ये रेमिटेंसेस भेजेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स भी बड़ी एक अच्छी टग ऑफ वॉर दिखाई दे रही है इन दोनों चीज़ों में। और साथ साथ रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूंगी कि ग्रे चैनल्स को भी आप कैसे देख रहे हैं जो अब क्रैक डाउन हुआ है? देखिए, रेमिटेंसेस जो अगर आपको याद हो कि हमें कुछ साल पहले जो ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी के लिए जो किया है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट को अगर आप थोड़ा 1 या 2% बढ़ा दें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है अब दोबारा और रिजर्व्स के हमारे, तो आई थिंक जैसा 80 बिलियन उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कहा किया है, मेजर्स लिए, इसी तरह मैं समझता हूँ कहीं इनफॉर्मली डिस्कशन तो हो रहा था कि पाकिस्तान सर्टिफिकेट इसमें जो US डॉलर पे जो रिटर्न है उसको किसी तरह इंक्रीज़ किया जाए ताकि हमारे पास डॉलर्स आए। तो आई थिंक ये मेजर्स और एक्सपोर्ट, देखिए बांग्लादेश में कुछ साल पहले उन्होंने ये किया था कि एक्सपोर्टर्स का जितना उनका हर साल एक्सपोर्ट होता था और उसका अगर मिसाल के तौर पे 20% या 30% एडिशनल एक्सपोर्ट करते थे तो गवर्नमेंट उनको, बांग्लादेश गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी। राइट। तो इस किस्म के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के मेजर्स लेने चाहिए। आज हमारा 25 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट है, उनका 50 बिलियन डॉलर डबल हो गया हमसे, बहुत ही बाद में जाके आज़ाद हुआ। तो ये हमें बहुत ही इस किस्म के मेजर्स करने पड़ेंगे। आई थिंक दी ओनली ड्रॉबैक दैट वी आर सेइंग इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता,
वंस यू नो द वर्ल्ड विल सी कि हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो दुनिया मैं समझता हूँ यहाँ इन्वेस्ट करेगी। यहाँ अब हर जगह जो है वो ऑलरेडी इतना उसमें अब गुंजाइश इतनी नहीं रही है। जब हमारे मुल्क में तो आज भी आप देखें कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइना से हमारा सस्ता है, इंडिया से हमारा सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है। तो यहाँ पर जब उनको मालूम होगा कि एंड थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम जुडिशरी पर्सपेक्टिव आप देखें, यू नो दे हैव कैटेगोरिकली स्टेटेड कि भाई हम ये जो इन्वेस्टमेंट में जो है इंटरफेरेंस, चीफ जस्टिस ने कल कहा स्टेटमेंट में कि भाई जैसा रिकोडिक का प्रोजेक्ट को अबेंडन किया गया था, उसमें मुल्क को ओवर $1 बिलियन का जो नुकसान हुआ, तो ये बहुत खुशाइन बात है। इसके तो मैं समझता सब हूँ पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड थिंग्स विल डेफिनेटली गो इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि हम जब स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं तो हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, हम उसकी कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और एसएमईज़ को हम बैकबोन ही समझते हैं कि किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है LSM, यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब आप क्या समझते हैं कि ख़ासकर ये थ्रू SIFC जब हम माइनिंग एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिससे काफ़ी $1 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं और इससे बेनिफिट्स की भी बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। और इसके अलावा जो सऊदी अरब की एक इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड है $25 बिलियन की, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर वे कि हम किसी तरह उनको इंपोर्ट्स को, और पर्टिकुलरली देखें जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री है ना, उनको आप इंसेंटिव दें ताकि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो कम हो। और दूसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक और इनके ये करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री अपना वो बता दें 20% लेस से वो एक्सपोर्ट करेगा, यू नो, तो उनको एक अलग से इंसेंटिव दिया जाए। तो ये अगेन जैसा मैंने कहा कि इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे। अब आई होप कि ऐसा नहीं कि ये सॉल्यूशंस नहीं पता है लोगों को, ये सारे सॉल्यूशंस लोगों को पता है, लेकिन एक चीज़ जब कंसिस्टेंट गवर्नमेंट होती है और 5 साल के लिए आती है तो दे आर एबल टू टेक यू नो गुड डिसीजंस एंड द वर्ल्ड विल आल्सो सी कि हाँ भाई यहाँ 5 साल अब स्टेबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होगी। बहुत खुशाइन बात है, देखें आपके आज फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स है, ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, डॉक्टर गौहर एजाज, तो ही अंडरस्टैंड्स एंड इट इज़ वन रीज़न परहैप्स के इतना इन्फ्लुएंस किया होगा कि भाई आप ये पॉलिसी रेट अब नहीं बढ़ाएं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट इन्होंने लिया है ताकि इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हम यही बात करते थे काफ़ी अर्से से और फाइनली ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। रज़ा, आप प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि अब जो कि एक मेजर या फिर ये जो एक इकोनॉमी ट्रैक पे जा रही है वो है, तो हम कह सकते हैं स्लो है, बट ये ऑन द ट्रैक है। आने वाले दिनों में अब जो मेजर्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें फिक्स होती हुई, अलाइन होती दिखाई दे रही हैं। चाहे हम मनी मार्केट के हवाले से बात करें, वो भी बग्स फिक्स किए जा रहे हैं, चाहे हम बात करें मैनिपुलेशन को, उसको भी देखा जा रहा है। और फिर अफरोज साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि बैंक्स भी अब करेंसी के हवाले से कुछ काम करने आ रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि पेमेंट सिस्टम या ये जो एक रूमर या एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आती थी, अब वो ज़रा सही हो जाएगी? जी, बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है और वो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अब जो आपके वही जब से इन्होंने करेंसी वाले फैक्टर को कंट्रोल किया है तो उसके बाद से बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। आपके बैंक में डॉक्यूमेंट अब रुकता ही नहीं है, मतलब पहले तो 7-7 दिन, 15-15 दिन, इवन महीना भी पड़े रहते थे। अब आप यकीन करें कि बहुत सारे ट्रेडर्स से मेरी बात होती है और बिज़नेस में बात होती है तो वो सब यही कहते हैं कि 2 दिन के अंदर रिटायर हो गया, 3 दिन के रिटायर हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, डैमरेजेस पड़े, डैमरेजेस आपको डॉलर में पे करने पड़ते हैं, मतलब अगेन आपको कहीं ना कहीं से हो रहा है। हाँ। तो आने वाले दिनों में एक पॉजिटिविटी दिख रही है और बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, अफरोज साहब ने कहा कि अब आने वाले दिनों में जो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे थे वो थोड़े से इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक चीज़ जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंसेंटिव का भी इन्होंने कहा कि इंसेंटिव आप दें तो
एक अच्छी एक्सपोर्ट होगी। आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दे दिए जाएं, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करके दिखाएं, लेकिन जब पैसा फ़ौरन लाने की बात होती है तो उनका एक कानूनी हक 90 दिन का है, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे थे, जो कि अभी हम रिसेंट पास्ट में डॉलर को बढ़ता हुआ देख रहे थे तेज़ी से, उसमें उनका भी थोड़ा बहुत हाथ था कि वो भी चाहते थे कि नहीं अब अपनी पेमेंट थोड़ी और बढ़ जाए फिर लेकर आए यहाँ पर। देखिए वो तो बात ये है कि हर बंदा बेनिफिट लेने की कोशिश करता है, और हमें एक तो इशू तो इससे क्रिएट तो हुआ था इशू ना। हुआ था और बिल्कुल हुआ था, लेकिन बेहतर है कि जितनी जल्दी पेमेंट आएगी तो वो मुल्क के लिए बेहतर है, और ये एक अच्छा स्टेप है और उसको लेना चाहिए कि जितनी जल्दी आए तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, लास्ट कमेंट अफरोज साहब, स्टॉक मार्केट के लिए क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जाए, न्यू इन्वेस्टर को एडवाइस कीजिए। देखिए 45,000 के अगर आसपास इंडेक्स है और आई एम क्वाइट होपफुल ये रहेगा। फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वंस यू नो देयर इज़ कंप्लीट स्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो ये अगेन अब देखें बैंकिंग सेक्टर है, मैं हमेशा कहता हूँ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल भी है, 100% बढ़ी है ये पिछले 6 महीने में। आज के न्यूज़पेपर में भी आपको नज़र आ जाएगा। स्टॉक मार्केट घट रही है और हाँ, अर्निंग तो सबकी बढ़ exactly, रही है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्रॉफिट और डिविडेंड्स और अर्निंग्स डबल हो रहे हैं और प्राइसेस नहीं बढ़ रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो एज एन इन्वेस्टर आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन 76 ईयर हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट, कि मुझे अर्निंग्स डिविडेंड मुझे ज़्यादा मिल रहा है और प्राइस कम में मिल रही है। तो ये आई डोंट थिंक सो ये लंबा अरसा रहेगा। पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये यहाँ पर मार्केट बहुत सस्ती है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। वेल, थैंक यू सो मच अफरोज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो भी लेवल्स और ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो हमने कोशिश की कि आप तक तमाम डिटेल पहुंचाई जाए। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।